टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी अप डाउन्स आपने देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी घटनाओं देखी होंगी, तो उसके बीच में टिके रहना, स्टेबल रहना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आज मैं इंडिया की बात करूँ, मुश्किल से 1% लोग डायमंड पहनते हैं। सूरत सबसे ग्रोइंग सिटी है और जो बहुत ही प्यारी सिटी है, तो आप वहाँ पे भेजिए। तो हम उनकी जिंदल की डीलरशिप, यान की डीलरशिप लेके आए थे। डायमंड वाला वो भी अप डाउन वाला बिजनेस ही है, और मंदी जो आती है वहाँ पर जिस तरह से, तो फिर ये ख्याल क्यों आया कि नहीं अब डायमंड भी करना है, और क्योंकि लैब्रॉन डायमंड। सबसे ज्यादा डर किस चीज का है लोगों में? मौत से भी ज्यादा डर है लोगों को स्टेज पे बोलने का। हर आदमी को डायमंड पहनने की इच्छा होती है, तो हम उसकी तरफ जाएं कि हर आदमी अपनी इच्छा पूर्ति कर सके और डायमंड पहन सके, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल होता है। तो जब ये डाउनफॉल आता है या क्राइसिस आती है, तो उसमें आप पेशेंस के साथ उसमें लर्निंग लीजिए, क्या क्या लर्निंग। ये जिस तरह की इंडस्ट्री है, चाहे डायमंड हो गई, टेक्सटाइल हो गई, तो एक डर का माहौल भी रहता है। डर को लेकर आप अपने एम्प्लॉय से या तो आप खुद किस तरह से डील करते हो? ये जो नाम रखा उसके पीछे का क्या तर्क था, क्या वजह रखी कि यही नाम आपको पसंद आया, और इसके पीछे की कहानी क्या है? मैं पूछता था मार्केट में टोटल कितना कपड़ा बनता है, वो बोलते थे सर 3 करोड़ मीटर पर डे। हम कितना कपड़ा बना रहे हैं? 1 लाख मीटर। तो 3 करोड़ में से हमें तो 1 लाख बेचना है सिर्फ। तो मंदी कहाँ है मार्केट में? कौन सा ऐसा डिसीजन आपको लगा आपकी लाइफ में खासतौर पर कि नहीं, ये डिसीजन मैंने, भले ही बहुत ऐसी स्थिति थी, विकट स्थिति थी, लेकिन लिया और उसमें सक्सेस हुआ? गारमेंट सेक्टर कितना बड़ा लगता है आपको इंडिया के अंदर खासतौर पे? सर अपनी कंपनी अच्छी सी चल रही है सब सारी, तो ये प्राइवेट लिमिटेड करने का इरादा कर रहे हैं आप कंपनियों का, तो ओवरऑल जो जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, फास्ट ग्रोइंग हो रही है, क्या फीचर देखते हैं आप? हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ खामियां होती है, कुछ खूबियां होती है, तो आपने रिस्क लेना जो है वो कंटिन्यू रखा है। रिस्क लेना चाहिए क्या इस तरह की बातों के अंदर? यस, नो रिस्क नो गेन। नमस्कार, सुरतीस के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस मोदी। हमारे हर पॉडकास्ट में हम ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिन्होंने अपने लिए तो कुछ किया ही हो, लेकिन अपने साथियों के साथ, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए भी कुछ अच्छा काम किया हो, और उनका जो काम है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्रेरणा के स्वरूप हो। आज ऐसे ही शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हरियाणा से आए हुए थे सूरत में आने के बाद उन्होंने जिस तरह से खुद को एक एस्टैब्लिश किया, लेकिन अपनी कंपनी को भी एस्टैब्लिश किया, और साथ ही उनका मोटो है, वो मानते हैं कि उनकी ऑफिस में बॉस कोई भी नहीं है, सभी कर्मचारी के साथ वो बैठते हैं, उनके साथ काम करते हैं, लेकिन उनका बॉस या तो उनका भगवान है, वो ग्राहक है। आज बात करते हैं सुशील जिंदाल जी से। सर नमस्कार, सूतीस के पॉडकास्ट में आपका खास स्वागत है। सर हम आपके ऑफिस में जब एंटर हुए, आपसे मिलने के लिए आए, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमें यूनिक लगी। तो शुरुआत मैं उसी से करता हूं कि आपने जब ये ऑफिस शुरू किया तो क्या चीज़ें आपने यहाँ पर एस्टैब्लिश की, क्या चीज़ें रखी, ताकि एक आने के बाद किसी भी कर्मचारी को ये लगे कि नहीं, आज मैं आके बहुत खुश हूँ? थैंक यू वेरी मच सर, गुड मॉर्निंग। आपने ये मौका दिया। सबसे पहले तो हमने ये एक डिसाइड किया कि जो कस्टमर्स है, हमारा एक बिलीव हमने सेट किया कि हमारा जो कस्टमर है वही हमारा बॉस रहेगा। कि बिकॉज सिंपल सी चीज़ है, कस्टमर यदि वो अपना पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देता है तो कंपनी की कोई वैल्यू नहीं है, ना चेयरमैन की, ना प्रोडक्शंस की, ना किसी चीज़ की। एक तो हम इस टीम के साथ चले, और दूसरी चीज़ थीम हमारा ये था कि यहाँ पे स्टाफ या कर्मचारी बोलना अलाउड ही नहीं है। एज ए टीम मेंबर, ये इंक्लूडिंग मैं, सभी हम टीम मेंबर हैं। तो ये एक हमने एक बेसिक चीज़ें यहाँ पे पहले सेट करी। और फिर हमने देखा कि सोशल एक्टिविटीज़, हम टीम के साथ जुड़ाव कैसे रखें। तो हम यहाँ पे डेली 11 बजे जैसे प्रेयर करते हैं। प्रेयर के बाद कंपनी का मिशन बोला जाता है। कंपनी के मिशन के बाद कोई भी एक आदमी अपनी शेयरिंग करता है, लर्निंग शेयरिंग करे, किसी को ग्रेटिट्यूड करे, या आपकी लाइफ का जो भी हैप्पी मोमेंट्स है वो शेयरिंग करें। तो उससे दो फायदे हुए हमें। तो हमें ये पता चला कि वो जब ग्रेटिट्यूड करता है तो दूसरे आदमी भी की विशेषता भी हमें पता चलती है, और दूसरे आदमी और डेडिकेशंस होता है काम करने के लिए, और एक उनका जो हैप्पी मोमेंट्स है वो सबके सामने खुल के बोल लेता है। तीसरी चीज़ ये हुई कि जो लोग काफ़ी सबसे ज़्यादा आज वर्ल्ड में आप देखोगे
सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का है लोगों में? मौत से भी ज़्यादा डर है लोगों को स्टेज पे बोलने का। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब इतने लोगों के बीच में वो बोलते हैं तो उनका धीरे धीरे वो डर खत्म हो जाता है और उनके खुद का एक कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप हो जाता है। तो सर ये काफ़ी अच्छा प्रयास आपने किया है अपने ऑफिस में, लेकिन हम अब थोड़ा सा हम बैक साइड जाएंगे, आपके पास में जाएंगे। 20 साल से ज़्यादा, 21 साल से ज़्यादा का समय 30 आपको years। हो गया यहाँ पे। सर कैसे सूरत आए थे, सूरत आना कैसे हुआ? आप बेसिकली हरियाणा से हैं, तो वहाँ पे किस तरह से पूरा आपका बैक रहा, पास्ट रहा, जरा बताएंगे? यस, जब मैं स्टडीज़ के बाद फादर ने जिंदल साहब से बातचीत करी कि बेबी लड़के को हमें सेट करना है और बिजनेस में, तो कौन सी जगह और क्या करवाना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि सूरत सबसे ग्रोइंग सिटी है और जो बहुत ही प्यारी सिटी है, तो आप वहाँ पे भेजिए। तो हम उनकी जिंदल की डीलरशिप, यान की डीलरशिप लेके आए थे और 10 साल तक 93 से लेकर 2003 तक हमने पूरा यान की डीलरशिप का काम किया। लगभग सभी कंपनियों का काम करते थे और मेरी लगभग हाईएस्ट सेल थी उसमें। उसके बाद हमें लगा कि आगे फ्यूचर्स इंडस्ट्रीज़ का है, इंडिया काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो हम 2003 में हमने इंडस्ट्री स्टार्ट की, टेक्सचराइजिंग की, 2006 में वीविंग्स और फिर इस ढंग से एक कंटिन्यू चलता रहा। 2012 में हमें एक नई अपॉर्चुनिटीज़ लगी लैब ग्राउंड डायमंड की, कि बिकॉज दो चीज़ें थी उसमें लैब ग्राउंड डायमंड में। पहली चीज़ तो मेड इन इंडिया थी, दूसरी चीज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली थी। आज देखेंगे पूरा वर्ल्ड इन्वायरमेंट को लेके बहुत सचेत है, बिल्कुल। तो हमने लगा कि इन्वायरमेंट में हम समाज को, देश को एक बहुत बड़ी चीज़ दे सकते हैं। तीसरी चीज़, उसके बाद हमें एक मिशन लगा कि हम, हर आदमी को डायमंड पहनने की इच्छा होती है, तो हम उसकी तरफ जाएं कि हर आदमी अपनी इच्छा पूर्ति कर सके और डायमंड पहन सके, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल होता है। तो सर जब आप आए 1993 में और 2003 में जब आपने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू किया, जो 10 साल है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वो एक लर्निंग फेज भी आपका होगा। Yes. सूरत शहर में नए थे, कोई जानता नहीं होगा, उन लोगों के बीच में काम करना, तो वो आपका 10 साल का एक्सपीरियंस को आप किस तरह से देखते हैं आज की तारीख में? 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरा उस समय सबसे पहले था एक डेडिकेशंस काम के प्रति, और जो भी काम करना है वो फुल्ली लगन के साथ करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि कस्टमर के साथ हम बहुत फेयर डील करते थे। कई बार मैं देखता था कि जब मैं बाइक लेके कुछ केमकरंज एरिया में जाता था, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता था, तब मोबाइल्स वगैरह थे नहीं, फिर मैं कस्टमरों से टच करता था। कई बार कस्टमर बोलते थे कि सुशील अभी तो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, साल भर लगेगा इंडस्ट्रीज में, 6 महीने लगेगा। मैं उनको एक ही बोलता था, कोई बात नहीं सर, आपको हम 6 महीने तक कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको शायद जो इंडस्ट्री स्टार्ट होगी तो आपको हेल्पफुल मिलेगी। तो मैं हर महीने उनको अपडेट देता था, क्योंकि उस महीने में एक बार रेट चेंज होते थे। उनको इतना अच्छा लगता था कि अभी मेरी इंडस्ट्री स्टार्ट भी नहीं हुई और ये मेरे को अभी से कंटिन्यू टच में, अभी से इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत सारी लर्निंग्स थी उसमें। और लर्निंग में कुछ मेरे को 1-2 पर्सन ऐसे मिले जो मेरे लाइफ चेंजिंग के लिए रहे। जैसे अग्रवाल पैकेज एंड मोवर है रमेश जी, उन्होंने बोला कि सुशील लाइफ में 2 चीज़ें हमेशा याद रखना। पहली चीज़, आप कुछ नया सीखते रहना, आज भी नुबला मैं सीखता हूँ, कंटिन्यू आप लर्निंग में रहना। दूसरी चीज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरना, कि बिकॉज आपको शुरू में ये लगेगा कि टैक्स नहीं भरने से प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन हकीकत में उन्होंने समझाया कि टैक्स भरने से बिजनेस ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो वो चीज़ मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ, कंटिन्यू लर्निंग रखता हूँ। सर आपके जो 10 साल रहे यहाँ पर, जब आप यहाँ पर सूरत आए और आपने 2003 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया, उस 10 सालों के बीच में कोई ऐसी घटना या ऐसा वाकया या ऐसी बात जो लगता है कि वो आप जीवन भर याद रखेंगे और वो आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होगा? 2 घटनाएं मेन थी। जैसे मैंने आपको बताया लर्निंग्स का जो था, तो बाद में मैंने लर्निंग्स की कुछ क्लासेस ज्वाइन करी। मेरा बहुत एग्रेसिव था, मतलब गुस्सा मेरे को बहुत जल्दी आ जाता था। जब वो क्लासेस करने के बावजूद मैंने काफ़ी गुस्से को कंट्रोल करा और काफ़ी पेशेंस और बहुत सारी लर्निंग्स आई, जो मैं कंटिन्यू समाज को भी कंट्रीब्यूट करता हूँ और कई हमने इस प्रकार के सेशंस भी करवाए हैं।
गांधी स्मृति भवन में। दूसरी चीज़ थी 2006 में जब मैं वीविंग इंडस्ट्री में गया और मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था वीविंग का, तो एक साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल्स रहा कि जहाँ पे बिजनेस में काफ़ी लॉसेस थे। उस समय मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी कि फंड्स को आपको कैसे एक अलग सेपरेट फंड रखना चाहिए जो क्राइसिस मोड पे काम आए। उससे पहले मैं वो चीज़ नहीं कर रहा था, तो वो मेरा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और जो लर्निंग क्लासेस ली, वो दो चीज़ें मैं हमेशा याद रखना चाहूँगा, क्योंकि बिकॉज जब क्रिटिकल पोजीशन आती है बिल्कुल, तो वहाँ आपको जितना सीखने को मिलता है वो कोई भी बुक्स या कोई भी पर्सन नहीं सिखा सकता। जो किताबें नहीं सिखा सकती वो हकीकत में लोग सिखा जाता है, या तो रास्ते सिखा जाते हैं। सिखा जाते हैं। जी, तो जब डाउनफॉल आता है या क्राइसिस आती है, तो उसमें आप पेशेंस के साथ उसमें लर्निंग लीजिए, क्या क्या लर्निंग है। और वो मेरी लर्निंग मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट था। सर तो ये जिस तरह से आपका 20-30 साल का पूरा एक्सपीरियंस आज तक का रहा है, इंडस्ट्री बहुत अप डाउन हुई है। आप जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि अभी हम पहले टेक्सटाइल की बात करेंगे फिर लैब्रॉन की बात करेंगे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी अप डाउन्स आपने देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी घटनाओं देखी होंगी। तो उसके बीच में टिके रहना, स्टेबल रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या चीज़ें आपको मोटिव करती थी, या तो आपको मोटिवेशन देती थी, या तो क्या चीज़ें आपने एक पैरामीटर्स बनाए जिसके कारण आज आप एक लेवल पर सस्टेन है, अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं? इसमें जैसे हमारा कंपनी का विजन है, कंपनी का विजन है कि हम कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्रोडक्ट देंगे और टीम वर्क के साथ में। हमारा पहला अध्याय यही रहता है, पहला लेसन यही है कि हम बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्रोडक्ट दें। दूसरी चीज, कोई भी आप इंडस्ट्रीज उठा कर देख लीजिए, अच्छी से अच्छी इंडस्ट्री देख लीजिए, कुछ लोग उसमें भी लॉस करते हुए मिलेंगे। बिल्कुल। खराब से खराब इंडस्ट्रीज देख लीजिए, उसमें भी काफी लोग प्रॉफिट करते हुए मिलेंगे। जी। तो हमने उस पर इनोवेशंस पे बहुत फोकस किया, और आज हम कंटिन्यू नए नए प्रोडक्ट, नई नई चीज़ें कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। और सर्विस के बारे में तो जैसे मैं आपको बोल ही चुका हूँ। तो सर टेक्सटाइल में काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी आई हैं, हमारा कंपटीशन भी है। जैसे बांग्लादेश से हमारा कंपटीशन है, चाइना से हमारा कंपटीशन है, अदर कंट्रीज से कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन के बीच भारत का टेक्सटाइल या तो सूरत का टेक्सटाइल उद्योग टिका रहा है, उसकी मूल वजह आपको क्या लगती है? सबसे बड़ा मूल वजह है इनोवेशंस। जी। जो बहुत ज़्यादा सूरत में जितना इनोवेशंस आप देखेंगे कि पहले ओनली सूरत को साड़ी के नाम से जानते थे। बिल्कुल। उसके बाद लेडीज सूट्स आए। अभी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो सूरत में नहीं बनता हो। आप साड़ी ले लीजिए, लेडी ड्रेस ले लीजिए, होम फर्निशिंग ले लीजिए, बेड शीट ले लीजिए, टेक्निकल टेक्सटाइल ले लीजिए, इवन शूज का फैब्रिक ले लीजिए, अम्ब्रेला, जो आज के दिन अम्ब्रेला की ये पोजीशन है कि सूरत से चाइना तक भी एक्सपोर्ट हो रहा है। जी 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 जी। तो इनोवेशंस कंटिन्यू, ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है। और लास्ट 10 साल में हम बातचीत करें तो टेक्सटाइल में ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे थे, जैसे बेडशीट की मैं बातचीत करूँ, नाइलॉन यार्न की बातचीत करूँ, जो इंडिया में 90% इम्पोर्ट होता था और आज 0 इम्पोर्ट है। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें। तो इनोवेशन सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। सर आपकी प्रोफाइल में पढ़ रहा था 2003, 2004, 2005, 2010, 2019 सभी जगह पर आपने जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग, या तो रेयन हो, या तो पॉलीवेव्स हो, या तो फिर डिजिटल प्रिंटिंग हो, क्यों आपको लगा कि ये चीज़ें भी अब इनोवेशन में होना चाहिए, या तो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए और साथ में आगे बढ़ना चाहिए? बिकॉज हमारा जैसे वाटर जेट वीविंग था, उसके साथ एक नीटिंग्स जो नॉन वोवन्स वोवन्स दोनों का मार्केट में क्रेज था, तो हम दोनों गए। फिर हम लगा कि और वैल्यूडेशंस क्या करें, क्योंकि आज के दिन कोई भी प्रोडक्ट बगैर वैल्यूडेशंस सर्वाइवल नहीं है। तो इसके लिए हमने डिजिटल प्रिंटिंग डाले। उसके बाद हमने मार्केट्स में और भी दुकानें की जो हम एज पर रिक्वायरमेंट्स कस्टमर को प्रोवाइड करके देते हैं। इसके अलावा हम रिसाइकलिंग प्रोडक्ट बनाते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और हमारे पास ही के सब सर्टिफिकेट है जो इंटरनेशनल नॉर्म्स को रिक्वायरमेंट होती है, सोशल कंप्लायंस के, वो सब भी हमने लिए हुए हैं। सर जैसे जैसे आप बढ़ते गए, आज की सिचुएशन में अगर जिंदाल ग्रुप जो आपने शुरू किया, यहाँ नया ऑफिस शुरू किया,
तो लगा कि नहीं ये करना चाहिए, कंपनीज इतनी बड़ी हो रही है तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर से हम पूरा मैनेज कर सके, तो वो ख्याल कब आया आपको? मेरा शुरू से एक रहा है कि कस्टमर हो या फिर हमारी टीम मेंबर हो, उनको एक कंफर्ट जोन मिले, पहली चीज़। बिकॉज आज भी आप देखेंगे, मैं टीम को दो ही चीज़ें बोलता हूँ कि एक तो आप स्ट्रेस में बिल्कुल काम मत करना। जहाँ पे भी आपको स्ट्रेस लगे आप रिसेप्शन पे बोल दीजिए आपको इतने मिनट के लिए रेस्ट चाहिए। इवन मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। कैफेटेरिया में बैठे हैं, 2 मीटिंग रूम है वो बैठे हैं, वेटिंग रूम है वहाँ पे बैठे हैं, तो एक रिलैक्स मोड में काम करें। तो उसके लिए हमें ये चाहिए था कि एक स्पेस ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ और देखी, जब आपके पास स्पेस ज़्यादा होती है तो आपके विजन्स ओपन होते हैं, नया विजन आपको दिखता है, कुछ करने का मन करता है। यदि जगह क्राइसिस होती है तो फिर जो विजन है वो कहीं ना कहीं श्रिंक हो जाता है। तो इसलिए हमें लगा कि हम एक अच्छा और बड़ा ऑफिस बनाएंगे। और जब सब ओपनिंग में थे तो ओपनिंग में कई जने उस समय पूछ रहे थे कि सुशील इतने बड़े ऑफिस की जरूरत है आपको टेक्सटाइल की? अभी 2 साल के अंदर ये हो गया कि हमें ये इस ऑफिस में भी 2 साल में कुछ चेंजिंग करनी पड़ी क्योंकि टीम इतनी ज़्यादा ग्रो हो गई थी। तो सुनील जी ये बताएं कि आप टेक्सटाइल में काम कर रहे थे, इतना अच्छा काम हो रहा था, अप एंड डाउन आते ही है टेक्सटाइल के अंदर, आपको पता है, तो फिर डायमंड वाला वो भी अप डाउन वाला बिजनेस ही है, और मंदी जो आती है वहाँ पर जिस तरह से जो माहौल है, तो फिर ये ख्याल क्यों आया कि नहीं अब डायमंड भी करना है, और उसमें भी लैब्रॉन डायमंड? यस, इसका सबसे बड़ा रीजन था कि हमें देखा कि वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। क्योंकि आज मैं इंडिया की बातचीत करूं, मुश्किल से 1% लोग डायमंड पहनते होंगे। बिल्कुल। तो मेरे को ये दिख रहा है कि 99% मार्केट अभी है और लोगों की इच्छा ही है पहनने की। तो मैं सहयोग कर सकता हूँ उनकी इच्छा पूर्ति के हिसाब से। बिल्कुल। और फीचर्स बहुत अच्छा था। फिर जैसे मैंने बताया इसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है। दूसरी चीज़, यदि किसी चीज़ में शुरू में मंदी है और वो संघर्ष कर रही है कोई इंडस्ट्री, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आप बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने में, प्लानिंग बनाने में, अपना मैनेजमेंट करने में बहुत इजीली अपने को टाइम मिल जाता है उसमें, और वो फिर हमें फ्यूचर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने देखा है कि कोई इंडस्ट्रीज में मैं बहुत, जहाँ पे बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्रीज थी, बहुत ज़्यादा तेज़ी थी, वहाँ पे मैंने, जैसे निटिंग थी, निटिंग उसमें ज़बरदस्त तेज़ी थी। हमने देखा कि 2 साल के बाद सबसे ज़्यादा क्रिटिकल वही बनी, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे प्लेयर आ जाते हैं, आप स्ट्रेटेजीज नहीं बना पाते, आप कुछ प्लानिंग नहीं बना पाते, जस्ट बस बन रहा है, बिक रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। और जब ऐसी इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो आपको पास सोचने का, विचार करने का, नई स्ट्रेटेजी बनाने का बहुत अच्छा प्लानिंग होता है। और आज भी मैं मानता हूँ कि ज्वेलरीज, लैब-ग्रोन डायमंड बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन। जब मैंने फ़ोन लिया था हमने सोचा था कि 8 रुपये और 4 रुपये था, जब मैंने लिया 8 रुपये आउट गोइंग और 4 रुपये इनकमिंग। क्या हमने सोचा था कि हर आदमी के पास फ़ोन होगा, मोबाइल? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात बोली आपने। और आज हम भी वही चाहते हैं कि हर उंगली में एक डायमंड जरूर हो। तो फिर उसके बाद आपने एक तो मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया लैब्रोड, फिर आपने अपनी खुद की ज्वेलरी फर्म शुरू की। ये जो नाम रखा उसके पीछे का क्या तर्क था, क्या वजह रखी कि यही नाम आपको पसंद आया और आपने ये जो शोरूम्स, आपने लगभग अब तक 5 शोरूम आपके हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं, तो फिर शुरू किए, क्या उसके पीछे की कहानी क्या है? नाम, पहली चीज़ है कि जो डायमंड है वो गॉड गिफ्टेड है, जी। भगवान है। तो हमने यही किया कि इवाना मतलब भगवान का आशीर्वाद। तो हमने ये प्यारा नाम लगाया, इवाना भगवान का आशीर्वाद है, तो इसलिए ये नाम रखा हमने। डायमंड से हमने लगा कि वापस वैल्यू एडिशंस में जाना है, और जब हमें पब्लिक के सभी को डायमंड पहनाने हैं तो डायमंड ओनली पहन नहीं सकते, तो स्वाभाविक ज्वेलरी बना के पहनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने आगे ज्वेलरीज के शोरूम करे। हमारा विजन है 2029 तक 50 स्टोर करने का प्लानिंग है ऑल ओवर इंडिया में, और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। ये समझ लीजिए फरवरी में हमने पहला शोरूम ओपन किया था और 4 महीने में हमारे 7 सिटीज़ में प्रेजेंट्स हो चुकी है। तो अभी कहाँ कहाँ पर आपका ये जो शोरूम है वो आया हुआ है पूरे इंडिया के अंदर? यस, हमारा नोएडा में है, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत एंड अहमदाबाद। तो आगे कहाँ कहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी में आप चाहेंगे कि नेक्स्ट ये साल के अंदर आप कवर करें? 50
प्लस आप खोलना चाहते हैं तो? अभी जितने भी मेजर सिटी है, क्योंकि अभी साउथ में भी बहुत अच्छा स्कोप हो रहा है, तो हम आगे हैदराबाद, बंगलोर, कलकत्ता, रांची, रायपुर, इन सब सिटीज़ में जाना चाहेंगे, 2 टायर सिटीज़ में भी और मेट्रो सिटीज़ में भी, क्योंकि 2 टायर सिटीज़ आज जिस ढंग से ग्रो कर रही है, हम्म। अब सबसे ज़्यादा पोटेंशियल 2 टायर सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन सब चीज़ों के लिए। तो जब आप एक 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 लेवल पर पहुंचते हैं, एक जगह पर पहुंचते हैं, वहां से अगर हम डाउनफॉल नीचे देखते हैं तो आपके यहाँ जो भी कस्टमर्स आते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो चाहे डायमंड हो, आप किस तरह से खुद भी उनसे मिलते हैं या तो अपने कर्मचारियों से बोलते हैं कि भाई नहीं, इनसे हमें इस तरह से बात करनी, उसको लेकर आप क्या प्रयास करते हैं? यस, हमारे टीम्स रियली बहुत ही डेडिकेटेड है, कंटिन्यू मोटिवेशंस, कुछ ना कुछ लर्निंग रहते हैं। पहली चीज़ तो है कि हमारे यहाँ हर महीने एक सेशंस होता है, एवरी मंथ यहाँ पे, और हम सेशंस के लिए कोर टीम मेंबर इंक्लूडिंग मैं बाहर भी जाते हैं नया नया सीखने के लिए। और एग्जीबिशन वगैरह तो ठीक है, इसके अलावा जैसे हम टीम के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जरूर करते हैं, जैसे एनुअल फंक्शंस करना, कोई त्यौहार आता है तो उसको सेलिब्रेशंस करना, एवरी पर्सन का, टीम मेंबर का बर्थडे सेलिब्रेशंस करना, कोई भी पेरेंट्स फैमिली से हम कैसे कनेक्ट रख सकते हैं उनको। जैसे अभी मदर डे था, मदर डे पे हमने कंपलसरी कर दिया था, 2 दिन का हमने टाइम दिया कि आप अपने मदर को सब लेटर लिखेंगे, मदर को थैंक यू, सॉरी और कुछ मेमोरी, 3 कॉम्बिनेशंस जरूर होने चाहिए आपके लेटर में। और वो लेटर और जो कंपनी स्वीट देगी, वो स्वीट और लेटर आपकी मदर को देंगे। तो उनके पेरेंट्स के जब फोन आए हमारे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट पे, मैनेजर पे, कि हमारी लाइफ का सबसे अच्छा पल ये है, तो मेरे को उससे ज़्यादा खुशी और नहीं मिल सकती। दूसरे दिन जब शेयरिंग कर रहे थे तो प्रत्येक टीम मेंबर शेयरिंग कम कर रहा था और खुशी से या इमोशनली रो ज़्यादा रहा था। तो टीम को हम इस ढंग से बॉन्डिंग रखते हैं। साथ में हमने एक उनको विजन्स, एक जो वैल्यू है, वैल्यू हमने जरूर दी हुई है कि हम कंटिन्यू लर्निंग में रहेंगे, कंटिन्यू एडवांसमेंट रहेंगे। जैसे मान लीजिए जिंदल है, तो जिंदल से हमने करा एक जॉय, कोई भी काम करके आप इंजॉयफुली काम करो। आई इंटीग्रिटीज, हम कस्टमर्स के प्रति या टीम मेंबर के प्रति, सभी के प्रति एक इंटीग्रिटीज में रहेंगे, ऑनेस्टीज में, ईमानदारी में रहेंगे। फिर नेशनल फर्स्ट, कोई भी हम ऐसा वर्क नहीं करेंगे जहां सोसाइटीज को या देश को नुकसान पहुंचे। कोई भी नया ऐसा प्रोडक्ट हम बनाएंगे कभी में। तो ये हमारी वैल्यूज है। एडवांसमेंट है, ए नया नया इनोवेशन हमें करना है, और एल लर्निंग, कंटिन्यू नया सीखते रहना, ये तो हमारी वैल्यू है। ये जिस तरह की इंडस्ट्री है, चाहे डायमंड हो गई, टेक्सटाइल हो गई, डाउनफॉल आते ही हैं, Yes. तो एक डर का माहौल भी रहता है। डर को लेकर आप अपने एम्प्लॉय से या तो आप खुद किस तरह से डील करते हो? डर बिल्कुल भी नहीं होता है हमें। हाँ, जरूर कुछ होता है तो हमें वहाँ पे हरदम लर्निंग्स होती है, हम नया क्या चीज़ कर सकते हैं, हम अपने आप को क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट के बारे में क्या कर सकते हैं, हमारे स्वभाव के बारे में क्या कर सकते हैं, हमारे कल्चर्स के बारे में क्या कर सकते हैं। जब शुरू में मेरे को टीम बात करती थी कि सर अभी स्लो है मार्केट, मैं पूछता था मार्केट में टोटल कितना कपड़ा बनता है, वो बोलते थे सर 3 करोड़ मीटर पर डे। हम कितना कपड़ा बना रहे हैं, 1 लाख मीटर, तो 3 करोड़ में से हमें तो 1 लाख बेचना है सिर्फ। तो मंदी कहाँ है मार्केट में? चलो मंदी होगी तो 3 करोड़ में से 2 करोड़ बिक रहा होगा, 1 करोड़ बिक रहा होगा, हमें तो 1 ही लाख मीटर बेच रहे हैं। तो टीम कभी भी हमारे पास स्लो डाउन या मंदी की बात ही नहीं करते हैं। हाँ, जब टाइम उनके पास मिलता है तो वो हमें नया सीखने का, नई स्ट्रेटेजी बनाने का प्लानिंग करते हैं, तो वो हमारे लिए एक और अच्छा बेस्ट पीरियड होता है। मैं तो चाहता हूँ कि कुछ कुछ टाइम पे ऐसा गैप मिलना चाहिए जाके स्ट्रेटेजी पे प्लानिंग कर सकते हैं कुछ। सर, अपनी कंपनी अच्छी से चल रही है सब सारी, तो ये प्राइवेट लिमिटेड करने का इरादा कब है आपकी कंपनियों का? 2029 में हमारा विजन है कि हम इवाना के 50 स्टोर ओपन करेंगे और उसके बाद पब्लिक लिमिटेड करेंगे 2029 में, क्योंकि 2019 में हमने ये टैक्स लिया था एज ए एनुअल फंक्शन के टाइम पे। जब भी आप
वर्क करते हैं, पूरे देश में घूमते होंगे, तो एक चीज़ होती है कि फैमिली को वक्त देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं तो फिर वो मैनेज कैसे हो पाता है? वो हमारा श्योरली है कि फैमिली टाइम्स हम जरूर निकालते हैं उसमें। बिल्कुल। और फैमिली के साथ कुछ गेम खेलना, कुछ एक्टिविटीज़ करना वो कंपलसरी रहता है। हमने कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी करवाई थी। जैसे हमने एक चीज़ करवाया था, मजबूत जड़ी ऊंची उड़ान। माँ बाप से आप जितने गहरे संबंध होंगे उतना आप ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। इसी प्रकार हमने पहला कदम सफलता की ओर करवाए। अभी हमने एक स्पेशली डिजाइन करवाया था कनेक्ट करके, जो गेम था और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो गेम था आपको फैमिलीज के इमोशंस को जोड़ना, फैमिली को कनेक्ट करना। तो वो हम कंटिन्यूस हमारी टीम्स या सोसाइटीज़ के लिए भी हम चाहते हैं कि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हो। और फैमिलीज तो मैं बच्चों के साथ, वाइफ के साथ सो हैप्पी, और उनके साथ तो टाइम ज़रूर स्पेंड करते हैं। आपने अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बिजनेस में इन्वॉल्व किया है। कौन कौन फैमिली मेंबर्स है जो आज आपके साथ कनेक्टेड है बिजनेस के अंदर? आज हमारी देखो जॉइंट फैमिलीज है। मेरे ब्रदर है, मेरा सन है, जो बड़ा वाला सन है, पूरा इवाना की ज्वेलरी की जो स्ट्रेटेजी है पूरी वो सन बनाता है। B2C की जो मार्केटिंग है वो मेरी डाटर इन ला करती है, दोनों सी है। अभी मेरा छोटा वाला लड़का भी आ गया है, तो जो प्रोडक्शंस है और जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ है, एडवर्टाइजिंग वो छोटे वाला लड़का देखता है। बाकी अभी सबसे अच्छी खुशी की बात मेरे को ये चीज़ भी हो रही है कि अभी सब बच्चे इन्वॉल्व हो गए थे, तो मेरी वाइफ भी बिजनेस में आ गई। मतलब 50 साल के बाद बिजनेस में आना और इतनी अच्छी तरह से हैंडलिंग करना। हमने एक स्टोर फाइनल कर दिया, जब तक वो ओपनिंग नहीं हो जाती तब तक वो कोऑर्डिनेशन करते हैं। और अभी टेक्सटाइल की फैक्ट्री भी जाके वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करती है, उसको भी मैनेज कर रही है। तो ओवरऑल जो जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, फास्ट ग्रोइंग हो रही है, क्या फीचर देखते हैं आप? पहली चीज़ तो इंडिया के लिए तो ज़बरदस्त फ्यूचर है। आगे आप लास्ट 2-3 साल से देखिए या आगे फ्यूचर देखिए, जिस ढंग से इंडिया ग्रो करेगा वो किसी भी देश में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी इंडिया में है। आप टेक्सटाइल से रिलेटेड ले लीजिए, लैब ग्राउंड डायमंड से ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सीमेंट होगी या और अदर कोई भी चीज़ होगी, इंडिया में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो रहे हैं अभी। तो इंडिया में तो बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है। खाली हमें एक प्लानिंग है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग, नया सीखते रहने की कुछ। बाकी अदरवाइज फ्यूचर ज़बरदस्त है इंडिया का। थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ खामियां होती है, कुछ खूबियां होती है। आप अपनी खूबियों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और अपनी खामियों को किस तरह से सुधारते हैं? खामी जो मैंने बताया, सबसे ज़्यादा मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम से गुस्सा, जो मैंने कुछ लेसन्स, कुछ लर्निंग्स कोच वगैरह रख के उसको चेष्टा करी कंप्लीट करने के लिए। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि बॉस का कोई बॉस नहीं होता है जी। तो मैंने एक कोच रखा जिसको मैं एक रिपोर्टिंग करूं। इवन छोटी छोटी चीज़ें, मैंने इवनिंग में ब्रूश किया कि नहीं किया, मैंने एक्सरसाइज की कि नहीं की, एक टिक मार्क मारा और मैंने कोच को भेज दिया। आज कस्टमर पे क्या बातचीत करी, मेरा जो भी प्रोफाइल है वो मैंने क्या काम किया वो मैंने किया और कोच को भेज दिया। तो डेफिनेटली मैं एक चाहूँगा कि उसमें वो बहुत बड़ा रोल है। अदरवाइज तो क्या होता है कि बॉस भी फिर वो लेजीपने में आ जाता है। तो मैंने एक बॉस कह लीजिए या एक कोच कह लीजिए, उसको अपॉइंट किया। कितना फर्क आया उससे आपकी लाइफ के अंदर? उसमें रियली बहुत ज़्यादा फर्क आया है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, 2018 से अब तक कोई भी सूरत में या सूरत से बाहर कोई एक पर्सन ये नहीं बोल सकता कि सुशील मेरे पास 1 मिनट मीटिंग में लेट पहुंचा, ऑन ए सिंगल मिनट। यदि किसी कारणवश भी, वैसे टाइम में प्रिकॉशन लेकर चलता हूँ, बाई चांस किसी कारणवश भी मैं कुछ लेट भी हो रहा हूँ, विद इन 1 मिनट भी लेट हो रहा हूँ किसी कारणवश, तो मेरा पहले उनके पास मैसेज या कॉल चला जाएगा, सॉरी सर मैं 1 मिनट लेट पहुंचूंगा। और इन्वायरमेंट भी जो है ना वो आपको सहयोग करता है। इवन मैं फ्लाइट से गया या ट्रेन से गया, पता नहीं वो कैसे टाइम पे हो जाती है या वो लेट भी होती है, तो मेरे पास उतना गैप होता है। तो मतलब ये समझ होता है कि प्रकृति ने भी उस चीज का मेरा साथ दिया है। तो लोगों को क्या इस टाइमिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार समय नहीं है, मैं यहाँ बिजी था वहाँ बिजी था, तो आप लोगों को टाइमिंग के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे?
टाइमिंग उनके पास नहीं होता जिनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। हम्म। अदरवाइज आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो टाइम की कोई कमी नहीं है। मैं इस टीम को भी बोलता हूँ, इंक्लूडिंग मैं भी, आते साथ पहले मैं ये बोलता हूँ कि आते साथ काम पे मत लगिए। आप आते साथ आपकी टू डू लिस्ट बनाइए, आपको क्या क्या काम आज करना है और कौन सा काम आपको प्रायोरिटी में करना है। फिर आप देखेंगे कि आपके पास सारे काम करने के बावजूद भी टाइमिंग बच रहा है। जब तक मैंने ये हैबिट नहीं करी थी तब भी मैं सोच रहा था कि मेरे पास टाइम कम है, मेरे को कहीं 4 बजे मीटिंग में जाना है, तो लगता था यार 3:45 तक मैं इतना एंगेज रहता हाँ, और फिर भाग के जाता था और डेफिनेटली लेट हो जाता। जब मैंने ये प्लानिंग्स कर लिया, डिसाइड कर लिया कि मेरे को 1 मिनट भी लेट नहीं पहुंचना है, मान लीजिए मेरे को 3:15 निकलना है, तो 3 बजे मेरे को ऐसा लगता था कि अभी तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है, सारी चीज मैनेज हो जाती है। तो आप एक विजन, एक लक्ष्य बना लेते हो तो फिर टाइम अपना आप मैनेज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप उसके लिए फिर प्लानिंग करेंगे। यदि आप विजन बना लोगे तो बगैर विजन सबसे बड़ी चीज ये इश्यूज आती है टाइमिंग के। तो आज जैसे आपने अपने जीवन के लिए एक विज़न बनाया है, कंपनी के लिए भी एक विज़न बनाया हो कि 5 साल बाद मेरी जो भी सेक्टर्स है, चाहे वो टेक्सटाइल होगा या तो वो डायमंड हो गया, Yes. 5 साल बाद आप अपनी कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं? जैसे मैंने बताया 2029 में हम 50 स्टोर के साथ पब्लिक हम्म। इश्यू लेना चाहेंगे हम्म। ज्वेलरी शोरूम के लिए। और टेक्सटाइल में? टेक्सटाइल्स में हम लगभग इसको जो भी हमारा प्रोडक्शन है उसको हम डबल प्रोडक्शन कर लेंगे। और अभी हमने गारमेंट्स यूनिट भी डाला है हम्म। उसमें, और हम आगे गारमेंट्स में भी कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। गारमेंट सेक्टर कितना बड़ा लगता है आपको इंडिया के अंदर खास तौर पे? अभी गारमेंट तो इंडिया में सही मायने में तो कुछ भी नहीं है, जब टेक्सटाइल का इतना बड़ा मार्केट है हम्म। और आज हम चाइना को भी इजीली कंप्लीट कर पा रहे हैं उसमें, तो गारमेंट तो पूरा नेकेट है अभी। गारमेंट तो बहुत बड़ा फैक्टर है। और जैसे सबसे अच्छी बात है कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी है। हम्म। जैसे आज बांग्लादेश गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की वजह से इतना अच्छा गारमेंट्स बूम जा रहा था, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी से हट गई वहाँ पे तो पूरा वहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। इसके अलावा कोई देश मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा कि हम इंडिया को बीट कर पाए। अफ्रीका, वहाँ पे माहौल जो वहाँ अच्छा नहीं है। इसके अलावा चाइना और इंडिया, दो ही कंट्री ऐसे हैं जिनके पास ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। तो गारमेंट तो बहुत ओपन है अभी। तो आपने रिस्क लेना जो है वो कंटिन्यू रखा है। रिस्क लेना चाहिए क्या इस तरह की बातों के अंदर? यस, नो रिस्क नो प्रॉफिट, नो गेन। तो डेफिनेटली रिस्क ले बगैर तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी भी मोदी जी का भी एक स्टेटमेंट था और मैं उनसे बहुत इंस्पायरिंग होता हूँ, बहुत लर्निंग लेता हूँ उनसे। मिले भी थे आप उनसे? यस, मिले भी थे उनसे। बिकॉज जब मेरे को लगता है कि यार थोड़ी सी एनर्जी डाउन है तो मैं उनकी फोटो देखता हूँ। मैंने मेरे रूम में लगा रखी है। अभी ये मेरे से इतने ज़्यादा एज है, 20-25 साल मेरे से ज़्यादा है, उनमें इतनी एनर्जी है, तुम क्यों डाउन हो रहे हो? फिर कैसे पेशेंस है, कैसे टीम वर्क करना है, कैसे विजन करना है। तो अभी मोदी जी ने जैसे एक स्टेटमेंट दिया था कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, बिल्कुल, और फिर वो रिस्क लेना बंद कर देते हैं, फिर वो डाउनफॉल हो जाता है। आप किसी भी लेवल पे जाइएगा, कंफर्ट जोन से तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत हाइट पे जाने के बावजूद भी, और रिस्क तो फिर भी कंटिन्यू लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज रिस्क, जिस दिन से आप कंफर्ट जोन में आ गए उस दिन रिस्क नहीं लेंगे और डेफिनेटली उसमें फिर डाउन जाना ही जाना, क्योंकि दुनिया बहुत चेंज हो रही है, बहुत फैशंस चेंज हो रहे हैं। पहले हमारे जो चीज चलती थी वो चलो 10 साल 20 साल एक ही पैरामीटर पे चल जाती थी, आज के दिन वो चीज नहीं है। तो ये आपकी अगर 30 साल की जर्नी को, जो भी आपने अभी तक लाइफ के अंदर देखा है, बिजनेस में बात कर रहा हूँ, उसको अगर आप देखते हैं तो आप जब 93 में आए थे तब आपने क्या देखा था और आज 2025 में आप किस तरह से देखते हैं उसको? देखो 93 में तो मैं एक सिंपल सी चीज बोलूँ, उस समय थी भगवान लक्ष्मी और भगवान विष्णु साथ साथ प्रकट हो जाते और बोलते कि सुशील तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तो जितना आज भगवान ने मेरे को दिया है उसका तो शायद मैं 20वां हिस्सा भी नहीं मांग सकता, 100वां हिस्सा भी नहीं मांग सकता था। तो डेफिनेटली लाइफ में मैं एक ही चीज देखिए कि आप एक विजन्स रखो, हॉनेस्टी से काम करो,
और डेडिकेशंस, तीन हम्म। चीज़ आपने कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं ये बताऊंगा कि जो आप गोल बनाते हो, कोई भी गोल, कभी कभी हम मन में विचार कर लेते हैं या गोल बना लेते हैं। नहीं, गोल आप बनाइए राइटिंग में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जितने लोगों को आप शेयर करेंगे उतना आपको प्रकृति हेल्प करेगी, लोग हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़, आपकी कमिटमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे बिल्कुल। मैंने आपको बोला कि मैं 1 मिनट लेट नहीं होता हूँ, अब मेरा कमिटमेंट कितना और बढ़ गया कि कितने लोग मेरे से सुन रहे हैं, तो मैं तो और ज़्यादा कमिटेड हो गया। तो गोल को जितना आप लिख के और लोगों को शेयर करेंगे उतना आपका कमिटमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक मैंने आई थिंक 2018 में सीखा था, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अह, कौन सा ऐसा डिसीजन आपको लगा आपकी लाइफ में खास तौर पे कि नहीं, ये डिसीजन मैंने भले ही बहुत ऐसी स्थिति थी, विकट स्थिति थी, लेकिन लिया और उसमें सक्सेस हुआ हूँ? जब पहले इंडस्ट्रीज में हमने पहली इंडस्ट्री डाली तो सभी घर वाले डर रहे थे कि अभी आपने डीलरशिप में पहली बार इतना पैसा कमाया है और सारा का सारा पैसा लगा रहे हो। हम्म। तो मेरा उनका यही कमिटमेंट था कि आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। तो वो पहली इंडस्ट्री डालना आई थिंक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन था। और कई बार ऐसी चीज़ आया 2006 में, फिर 2018 में ऐसी सिचुएशन आई। 2018 में मैंने बड़ा एक्सपेंशन कर लिया था, उसका बावजूद ये लगा कि नहीं यार, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया और शायद अभी नया एक्सपेंशन नहीं करेंगे, और तुरंत कोविड आ गया। जैसे ही थोड़े से कंफर्ट जोन हुए तो मैंने मेरे सन से बोला कि अभी ये एक्सपेंशन और करना, तो वो बहुत ज़ोर से ऐसे कि आप 1 साल पहले यही बोल रहे थे और इमीडिएट आते साथ फिर वापस रिस्क जोन पे आ गए। फिर हमने 2022 में जब डायमंड का डिसीजन लिया, तो वो मेरा एक नेचर बन चुका है कि मैं कुछ समय के लिए कंफर्ट जोन रहता हूँ, 2-3 महीने के लिए, जहाँ पे भी घूमना है, जो एंजॉय करना वो करता हूँ, और फिर उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाता हूँ, फिर वापस वर्क पे लग जाता हूँ। ऐसे कौन से प्राउड मोमेंट आप हमेशा याद रखना चाहेंगे जो आपकी लाइफ में हुए और आप मानते कि नहीं ये मेरा एक प्राउड मोमेंट है? किसी के लिए भी होता है, तो कुछ ऐसे मोमेंट आपको जिसे आप शेयर करना चाहें। प्राउड मोमेंट तो सबसे अच्छी बात तो थी कि जब मोदी जी से मुलाकात हुई, तो वो हमारे लिए प्राउड मोमेंट था कि बिकॉज वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर है या अच्छे राजनेता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं एज उनको गुरु की तरह देखता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें लर्निंग मैंने फादर से बहुत सीखी। अभी डायमंड्स का जब हमने ज्वेलरी का स्टार्ट किया, तो सबसे ज़्यादा जो हेल्प है, या कह लीजिए, या पापा जी का जो नेटवर्क था या उनकी जो गुडविल थी, उसका हमें सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। लाभ मिला। और मेरी प्राउड मोमेंट तो सबसे ज़्यादा यही है कि आज मेरे मम्मी पापा साथ में हैं और उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद मेरे साथ में है, और बाकी सभी परिवार का प्यार और सहयोग बहुत अच्छा है। सूरत जैसे सिटी में आना, मैं भगवान के लिए स्पेशली ग्रेटिट्यूड करता हूँ कि इतनी अच्छी सिटीज़, इतने पेशेंस वाले लोग, और सबसे अच्छी बात है कि सूरत एक, मैं जहाँ तक देखा हूँ, जितने सिटी में गया हूँ, गुजरात कह सकता हूँ या पर्टिकुलर मैं सूरत कह सकता हूँ, कि लोग दूसरों को ग्रो देखते हुए खुश होते हैं, दूसरों के ग्रो में लोग मदद करते हैं। तो ये मेरे को, मैं भगवान का ग्रेटिट्यूड करना चाहूँगा जो हमें ऐसे प्लेसेस पे भेजा, या ऐसे परिवार में हमने जन्म लिया, ऐसे देश में हमने जन्म लिया। सर, तो जिस तरह से कंपनी ग्रोथ करती है, आप भी ग्रोथ कर रहे हैं, तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हमें कुछ मिला है तो हमें देना भी चाहिए। तो उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप किस तरह से डिलीवर करते हैं और किस तरह से हेल्पफुल होते हैं? हम जैसे एक ब्लड कैंप लगाते हैं कॉन्टिन्यूस, तो ब्लड कैंप करते हैं। प्लस मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो रहता है, 2 फील्ड में ज़्यादा रहता है। पहला रहता है एजुकेशन और दूसरा रहता है मेडिकल। तो एजुकेशन और मेडिकल में जितनी भी मेरे से हो सकती है, कंपनीज होती है, हम कंटिन्यू हेल्प करते हैं उसमें। वो स्कूल है या फिर हॉस्पिटल्स है, तो उसमें हम एक्टिव्स रहते हैं। और मेरे को मानना है कि स्कूल से यदि हम अच्छी शिक्षा दे पाएँ तो समाज बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। एक चीज़ मैंने और नोट करी कि स्कूल के साथ साथ हमें संस्कार जो है, बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एजुकेशंस कई बार बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशंस हो जाती है, और लेकिन वो
संस्कार नहीं है तो गलत राह पे चले जाते हैं, तो वो समाज को अच्छा बनाने के बजाय समाज को खराब कर देते हैं। आप बहुत सारे लोगों को ऐसे देखेंगे कि जिनकी टैलेंट बहुत जबरदस्त थी, लेकिन वो गलत दिशा पे चले गए, जो समाज को खराब कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ में हम ऐसे संस्कार, ऐसे एक्टिविटीज करें जिसमें बच्चों में संस्कार भी आए, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आइए धन्यवाद करें माता पिता का एक दूसरे के लिए। फिर बच्चों की, जैसे एक हमारे जीतू शाह करके है, कोच फॉर द लाइफ के फाउंडर्स भी बोल सकते हैं, जिसे वो करते हैं पेरेंटिंग क्लासेस। यस। बच्चों को कैसे सिखाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, तो वो चीज़ मैं मानता हूँ कि इन 3 चीज़ें यदि हो जाए तो समाज में बहुत बड़ा विकास होएगा। इसके अलावा फिर जो ब्लड कैंप्स है या इन्वायरमेंट्स को लेके जो भी चीज़ें, वो हम कंटिन्यू उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं समाज को। तो आप इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, आपका स्टाफ भी इतना बड़ा है, तो कहीं ना कहीं स्टाफ को मोटिव रखना भी है, तो स्टाफ को भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उनके सालाना इंक्रीमेंट से लेके सब कुछ। तो उसमें किस तरह के पैरामीटर्स आपने लगाए हुए हैं? यस, 2 चीज़ें होती है। एक तो मोटिवेशंस के लिए, जैसे मैंने बताया था कि पहले हर महीने कोचेस क्लासेस होती हैं यहाँ पे, बाहर भी क्लासेस के लिए जाते हैं उनको। और दूसरी चीज़ होता है कि हमने एक KRS सिस्टम लागू किया हुआ है, की रिजल्ट एरिया। हर महीने उनको उस चीज़ के पॉइंट मिलते हैं। काम एक पहले से राइटिंग में दिया हो जाता है कि ये काम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको इतने पॉइंट। बिल्कुल। आप आश्चर्य करोगे कि जिंदल में सैलरी वो अपने आप इंक्रीज करते हैं। इवन कंपनी के रिसेप्शनिस्ट से लेकर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट तक अपनी सैलरी खुद अपने आप इंक्रीमेंट करते हैं। तो हमने एक ऐसा सिस्टम डाला हुआ है। अब क्या होता है, वो खुद ही मोटिवेट रहते हैं। अच्छा, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करूँगा तो मेरे को ये पॉइंट मिलेंगे, उनके सामने पॉइंट कर लीजिए या अवार्ड कर लीजिए, जब दिखता है तो वो वैसे मोटिवेट रहते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें हमने कॉमन डाली हुई है जो सभी के, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हो, चाहे वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हो। एक लर्निंग, आप कुछ भी नया सीखिए, पैसा भी कंपनी देगी, टाइम भी कंपनी देगी, और आपको पॉइंट भी मिलेंगे उस चीज़ के। तो कंटिन्यू लर्निंग। दूसरी चीज़ है कि इनिशिएटिव, आप कुछ भी इनिशिएटिव लीजिए, अपना आप से कोई भी आपको विचार आए काम कीजिए। कोई भी रिस्क होगा वो कंपनी का है, और कोई भी अप्रिसिएशन है, कोई भी अच्छा हुआ तो वो आपका है। तो ये 2 कॉमन पॉइंट हमने सभी में डाले हुए हैं। तो लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है, इवन टीम को भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारी सैलरीज का डिसीजन हम खुद कर रहे हैं। इस प्रकार का हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये जब आपने लागू किया, उसके पहले क्या स्थिति थी और उसके बाद की स्थिति क्या है? डेफिनेटली उस समय पहले क्या होता था कि जब कभी कभी 2-3 महीने लास्ट के, जब 2-3 महीने होते हैं, जो काम नहीं करने वाले होते हैं वो आगे पीछे घूमने लग जाते हैं, या 2-3 महीने लास्ट में कुछ लोगों को एनर्जी आती है। और अब ऐसा नहीं है उसमें। अब दूसरी चीज, किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आपके पेपर पे रिकॉर्ड है। जी जी जी, तो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। 1 साल लोगों ने डेफिनेटली, टीम ने सीरियसली नहीं लिया, सोचे शायद खाली बोलते हैं या सच में होता है। जब पहली साल रियली इम्प्लीमेंट हुआ तो अब टीम रियली बहुत हैप्पी है और स्ट्रेस लेस है। पहले उल्टा होता था, एफिशिएंसी भी डाउन थी और स्ट्रेस ज्यादा रहता था। अभी स्ट्रेस लेस है और एफिशिएंसी ज्यादा है। सुनील, मेरा पॉडकास्ट का लास्ट सेशन चल रहा है और मैं ये सवाल हर एक उस व्यक्ति से पूछता हूँ जिसने एक मुकाम हासिल किया हो या तो उसने सूरत शहर के अंदर एक जगह बनाई हो। आपसे भी वही सवाल मैं करूँगा कि आज 30 साल से ज़्यादा का समय आपको सूरत में हो गया है और भी आप काम करने वाले हैं। सूरत ने आपको बहुत कुछ दिया है, नाम फेम दिया है, आर्थिक स्थिति आपकी इतनी अच्छी हुई है, सामाजिक तौर पर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। क्या ऐसी चीज़ है जो आप सूरत को देना चाहेंगे, सूरत की मिट्टी को देना चाहेंगे, सूरत के लोगों को देना चाहें, ताकि एक मेमोरी आपकी भी रहे कि नहीं, इन्होंने हमारे शहर के लिए कुछ किया? तो क्या आप देना चाहेंगे? थैंक यू। मैंने जैसे बताया कि सूरत ने मेरे को बहुत ज़्यादा दिया है और मैं भगवान का ग्रेटिट्यूड करता हूँ कि मैं जैसे सूरत जैसे सिटी में, यहाँ पे मेरी कर्म भूमि बनी सूरत जैसा सिटी में। और मैं ऑलवेज ये चाहूँगा कि सूरत को और ज़्यादा सूरत सुंदर बनाया जाए। एजुकेशन से लेके, मेडिकल से लेके,
संस्कारों से लेके हम कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज़ हैं करते रहते हैं कंटिन्यू। हम 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, एजुकेशंस, मेडिकल और संस्कार इसमें। इसके बाद बिजनेस में हम जो भी हेल्प हो पाती है हम करते भी है समाज को हेल्प। बिजनेस के कोई सपोर्ट चाहिए या कोई फाइनेंस से रिलेटेड होगा, कोई एडवाइस से रिलेटेड होगा, वो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन हो। और मेडिकली और एजुकेशन में मैं कंटिन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मेरा एक चीज़ और भी है कि एक हमने एक सिस्टम्स बनाया हुआ है कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट है उसमें कुछ हिस्सा हम इस चीज़ के लिए निकालेंगे, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन जहाँ पे कहीं मेरा नाम आ जाता है, कंपनी का नाम आ जाता है, तो उसको मैं सोशल एक्टिविटीज़ नहीं मानता हूँ, उसको फिर मैं एडवर्टाइजिंग में मान लेता हूँ। वो खर्चा मेरी एडवर्टाइजिंग में जाएगा, न कि सोशल एक्टिविटीज़ में जाएगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहेंगे कि एडवर्टाइजिंग में नहीं जाए, सोशल एक्टिविटीज़ में जाए। और आप समाज के लोगों से भी देखोगे या समझोगे तो हम कॉन्टिन्यूस एजुकेशंस, मेडिकल्स और संस्कार से रिलेटेड कोई भी चीज़ हम कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज़ कर ही रहे हैं, प्लस ब्लड कैंप्स का कर रहे हैं। समाज के लिए ये चाह रहा हूँ कि आगे भी हम कुछ ऐसे सेशंस करवाएंगे जहाँ पे, जैसे मैंने बताया, पहला कदम सफलता की ओर है। इस प्रकार के सेशंस जब आप सफल होने के लिए शुरू में क्या क्या चीज़ आपको तैयारी करनी चाहिए। मानिए आप एक कंपनी है, तो मेरे कोच हैं भाविन शाह, कोच फॉर द लाइफ, उनके गाइडलाइन में हम ये सब चीज़ें समाज से रिलेटेड जो चीज़ों के एक्टिविटीज़ वो हम करेंगे। और एजुकेशंस और मेडिकल के लिए हम कर भी रहे हैं और आगे हम और देखेंगे कि इसके लिए हम और बेस्ट क्या करके दे सकते हैं। धन्यवाद, आपने हमसे बात की, हमारे लोगों से बात की, सुरती से बात की, और आपने जो भी बताया उससे कुछ लोग सीखे और अपने जीवन में आमूल परिवर्तन ला सके। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो सुशील जी, जिन्होंने जिस तरह से खुद का ग्रोथ किया, कंपनी का ग्रोथ किया, समाज में वो लगातार मदद कर रहे हैं। इसी तरह के पॉडकास्ट हम करते रहेंगे, ऐसे विशेष व्यक्ति हमारे पॉडकास्ट में आते रहेंगे और इसी तरह से जुड़ते रहेंगे, उनकी बात हम अब तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सुरतीस के इस पेज को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिल से ग्रेटिट्यूड करना चाहूँगा कि आपने मेरे को बात रखने का मौका दिया, और थैंक यू सुरती। धन्यवाद। थैंक यू।